नमस्कार, सुन लो यूपीएससी पर। क्या आप जानते हैं कि आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये मतलब जो हम स्कूलों कॉलेजों में देखते हैं, उसकी जड़ें असल में कहाँ तक जाती हैं? हम्म। कैसे वो अंग्रेज जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए थे, देखते देखते हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था और यहाँ तक कि समाज की शक्ल सूरत हमेशा के लिए बदल गई। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे यूनिट 32 कॉलोनियल इंटरवेंशन एजुकेशन एंड सोसाइटी के स्रोतों के जरिए। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये औपनिवेशिक शिक्षा नीतियां बनी कैसे, अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी इसके पीछे, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि हमारे समाज पर, हमारी सोच पर, यहाँ तक कि हमारे जंगलों और गांवों पर भी इन नीतियों का क्या और कैसा असर पड़ा। सही कहा, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे वर्तमान की बुनियाद है। आज की चर्चा में हम बहुत बारीकी से इन सब पहलुओं को देखेंगे। तो श्रोताओं को क्या क्या जानने को मिलेगा आज? हम बात करेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षा का क्या हाल था, फिर ये मिशनरी कहाँ से आए और उनकी क्या भूमिका रही, और हाँ, वो बड़े बड़े नाम चार्टर एक्ट 1813, मैकाले मिनट, वुड्स डिस्पैच, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? मैं फिर से दोहराती हूँ नाम, चार्टर एक्ट 1813, मैकाले मिनट और वुड्स डिस्पैच। बिल्कुल। और वो जो मशहूर झगड़ा था अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाएं, मतलब एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी, वो असल में क्या था? और ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या बला थी? मतलब ये कैसे काम करती थी और क्यों फेल हो गई? फिर हम देखेंगे हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टॉग कमीशन ने क्या क्या कहा। एक बार फिर नाम सुन लीजिए, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टॉग कमीशन। कैसे फिर शिक्षा धीरे धीरे भारतीय मंत्रियों के हाथ आई और फिर वो बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट कैसे आया? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे खेल का, इस पूरी उथल-पुथल का हमारे समाज पर क्या असर पड़ा, किसानों पर, आदिवासियों पर, जातियों पर, गांवों पर। तो तैयार हो जाइए एक लंबे, गहरे, लेकिन मेरा वादा है बेहद रोचक सफर के लिए। हम तथ्यों को खंगालेंगे, विश्लेषण करेंगे, कहीं शायद थोड़ा गुस्सा भी आए, कहीं हैरानी होगी और कहीं थोड़ी उदासी भी, लेकिन बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं भारत की आधुनिक शिक्षा और समाज की कहानी, अंग्रेजों के नजरिए और उनके असर से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, मतलब बिल्कुल शुरुआत से। अंग्रेज यहाँ आए तो थे व्यापारी बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका राजनीतिक दबदबा बढ़ा, उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं चलेगा। मतलब सांस्कृतिक विजय भी जरूरी है। बिल्कुल, कल्चरल हेजिमनी जिसे कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने शिक्षा को एक बहुत कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचा। शिक्षा नीति उनके लिए सिर्फ ज्ञान देने का जरिया नहीं थी, बल्कि अपनी सत्ता को और मजबूत करने, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने और राजनीतिक अधीनता को स्थायी बनाने का एक टूल थी। तो उनके आने से पहले यहाँ क्या स्थिति थी? मतलब ब्रिटिश पूर्व भारत में शिक्षा कैसी थी? देखिए, स्थिति काफी मिली जुली थी। अगर हिंदू समाज की बात करें तो उच्च शिक्षा पर काफी हद तक ब्राह्मणों का एकाधिकार था। माध्यम मुख्य रूप से संस्कृत था। जगह जगह टोल्स, विद्यालय, चतुष्पति जैसे संस्थान थे जहां वेद, शास्त्र, दर्शन पढ़ाए जाते थे। और आम लोग, व्यापारी, किसान? हाँ, आम लोगों के लिए, खासकर व्यापारियों के बेटों के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था थी। पाठशालाएं थीं जहां पढ़ना, लिखना और थोड़ा बहुत गणित, मतलब हिसाब किताब सिखाया जाता था। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि महिलाओं और निचली जातियों और किसानों के बड़े तबके के लिए शिक्षा के दरवाजे लगभग बंद थे। ये एक बड़ी सामाजिक असमानता थी उस वक्त। ये वाकई दुख की बात है। और मुस्लिम समुदाय में? मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था मदरसों पर केंद्रित थी। यहाँ माध्यम अरबी और फारसी हुआ करता था। कुरान की तालीम तो मुख्य थी ही, लेकिन उसके अलावा कानून, तर्कशास्त्र, साहित्य जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। कुछ जगहों पर स्थानीय भाषाओं का भी इस्तेमाल होता था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, शुरू में उनका रवैया कैसा था शिक्षा को लेके? मतलब क्या आते ही उन्होंने सब बदलना शुरू कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में आप कह सकते हैं करीब 1812 तक कंपनी ने शिक्षा के मामले में ज्यादातर उदासीनता ही दिखाई। वो हस्तक्षेप से बचते रहे। उनका पूरा ध्यान अपनी राजनीतिक और फौजी ताकत को मजबूत करने पर था। उन्हें स्थानीय मामलों में, खासकर धर्म और संस्कृति से जुड़े मामलों में दखल देने से डर लगता था कि कहीं बगावत न हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ शुरुआती प्रयास तो हुए होंगे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। हाँ बिल्कुल, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो गवर्नर जनरल थे,
प्राच्य विद्या मतलब ओरिएंटल लर्निंग को जरूर थोड़ा प्रोत्साहन दिया। उनका मकसद था कि हिंदू और मुस्लिम संभ्रांत वर्ग का सद्भाव जीता जाए। उन्हें लगे कि कंपनी उनके ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करती है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो मदरसे और कॉलेज खोले। एग्जैक्टली इसी सोच के तहत 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला गया। मैं दोहराता हूं, 1781 कलकत्ता मदरसा। इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम शरीफजादों को कंपनी सरकार में छोटे मोटे पदों के लिए तैयार करना, उन्हें फारसी और इस्लामी कानून सिखाना जो उस वक्त प्रशासन में काम आता था। और फिर बनारस वाला संस्कृत कॉलेज? हाँ, उसके ठीक 10 साल बाद 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। ये जॉनथन डंकन के प्रयासों से हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी अनुमति दी थी। फिर से 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज, जॉनथन डंकन। इसका मकसद था हिंदू कानूनों और दर्शन का अध्ययन करवाना, ताकि कंपनी की अदालतों के लिए हिंदू पंडित और शास्त्री तैयार हो सकें जो जजों की मदद कर सकें। तो मतलब ये जो शुरुआती संस्थान थे वो ज्ञान के प्रसार से ज्यादा कंपनी की अपनी प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए थे। काफी हद तक हाँ, ये विशुद्ध परोपकार नहीं था। इसके अलावा भी कुछ अंग्रेज विद्वान थे जो भारतीय ज्ञान में रुचि ले रहे थे, जैसे चार्ल्स विल्किंस। उन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हाँ, और सर विलियम जोन्स? बिल्कुल, विलियम जोन्स एक बड़ा नाम है। उन्होंने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन का एक बड़ा केंद्र बनी। जोन्स ने ही 1794 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद भी किया, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से। और एक नाम और आता है, H.T. कोलब्रुक। हाँ, H.T. कोलब्रुक। उन्होंने भी संस्कृत और हिंदू कानूनों पर बहुत काम किया, खासकर डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ 1797-98 उनका महत्वपूर्ण काम है। ये सब विद्वान प्राच्यवादी कहलाए, जो मानते थे कि भारत को समझने के लिए उसकी अपनी भाषाओं और ज्ञान परंपराओं को जानना जरूरी है। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज भी खुला। हाँ, कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन से आने वाले नए सिविल सर्वेंट्स को भारत में काम करने के लिए ट्रेनिंग देना, और इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा भारतीय भाषाएं, कानून और रीति रिवाज सीखना भी था। तो यहां भी प्राच्य विद्या का पुट था। लेकिन कुल मिलाकर 1813 तक कंपनी की नीति बड़ी ढुलमुल सी ही रही शिक्षा को लेकर। लेकिन फिर मिशनरियों के आने से माहौल बदलना शुरू हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। सेक्शन 32.2 मिशनरी। शुरू में जब कंपनी सिर्फ व्यापारी थी, तब तो मिशनरियों का स्वागत होता था। लेकिन 1765 में जब उन्हें बंगाल की दीवानी मिली और वो एक राजनीतिक ताकत बन गए, तो उनका रवैया बदलने लगा। क्यों बदलने लगा? उन्हें डर था कि अगर मिशनरियों ने ज्यादा जोर शोर से धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया तो स्थानीय लोग भड़क सकते हैं और उनकी नई नई सत्ता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो मिशनरियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहते थे। लेकिन मिशनरी तो चुप बैठने वाले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। 18वीं सदी के अंत तक खासकर इंग्लैंड में इवेंजेलिकल मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। चार्ल्स ग्रांट, विलियम विल्बरफोर्स जैसे प्रभावशाली लोग थे जो ब्रिटिश संसद में भारत में ईसाई धर्म और उसके साथ साथ पश्चिमी यानी अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए जबरदस्त लॉबिंग कर रहे थे। मैं नाम दोहराता हूं, चार्ल्स ग्रांट, विलियम विल्बरफोर्स। तो कंपनी ने क्या किया इस दबाव के सामने? कंपनी विरोध करती रही। उन्होंने बाकायदा संसदीय एक्ट पास करवाए 1783 में और फिर 1793 में, जिनसे भारत में बिना लाइसेंस के मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। और विल्बरफोर्स ने कोशिश भी की थी 1793 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान डलवाने की। हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि एक्ट में मिशनरियों को भारत जाने और धर्म प्रचार करने की खुली छूट मिले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। कई कारण थे। कुछ लोगों का मानना था कि हिंदू धर्म ईसाइयत से बेहतर है या कम से कम बुरा नहीं है, और कुछ को डर था, जैसे रैंडिल जैक्सन नाम के एक सांसद ने तो कटाक्ष करते हुए कहा था कि हमने अमेरिका को शिक्षा देकर खो दिया, कहीं भारत के साथ भी ऐसा ना हो जाए। ओह, मतलब शिक्षा को वो एक खतरे की तरह भी देख रहे थे। हाँ, कुछ लोग जरूर देख रहे थे। लेकिन चार्ल्स ग्रांट जैसे लोग थे जो मानते थे कि भारत को सभ्य बनाने के लिए और ब्रिटिश राज को स्थायी बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म जरूरी है। ग्रांट ने तो 1792 में एक पूरा दस्तावेज लिखा था, ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, इसमें क्या था? ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था। ग्रांट ने इसमें भारत की सामाजिक और नैतिक स्थिति की बहुत आलोचना की और तर्क दिया कि इन बुराइयों को दूर करने का एक ही तरीका है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान और ईसाई धर्म का प्रसार। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बना देना चाहिए। ग्रांट के ये विचार बहुत प्रभावशाली साबित हुए और आगे चलकर मैकाले से लेकर कर्जन तक ब्रिटिश शिक्षा नीति का आधार बने।
तो इंग्लैंड में ये सब बहस चल रही थी, और भारत में क्या हो रहा था? मिशनरी क्या कर रहे थे? देखिए, कंपनी के विरोध के बावजूद कुछ मिशनरी जैसे विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड, जो सेरामपुर ट्रायो के नाम से मशहूर हुए, डेनिश कॉलोनी सेरामपुर, कलकत्ता के पास में रहकर अपना काम कर रहे थे। वो निजी तौर पर स्कूल खोल रहे थे, बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे थे और प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे। तो वो शिक्षा के साथ साथ धर्म प्रचार भी कर रहे थे। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य तो धर्म प्रचार ही था। वो अपनी शिक्षा संस्थाओं का इस्तेमाल ईसाई धर्म फैलाने के लिए करते थे। वो हिंदू धर्म की, खासकर बहुदेववाद और जाति प्रथा की कड़ी आलोचना करते थे। इससे कई बार विवाद भी खड़े होते थे, लेकिन उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में अनजाने में ही सही एक भूमिका निभाई। और इसी सब के बीच आया 1813 का चार्टर एक्ट, सेक्शन 32.3। ये एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, क्यों? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। मिशनरियां और उनके समर्थकों की लॉबिंग आखिरकार रंग लाई। कहते हैं कि उन्होंने लगभग 850 याचिकाएं ब्रिटिश संसद में भेजी थी, तो सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा था। तो एक्ट में क्या खास बात थी? एक्ट में एक खास क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज 43। मैं दोहराता हूं, क्लॉज 43। इस क्लॉज ने मिशनरियों को भारत आने की इजाजत दे दी, ताकि वो वहां के निवासियों के उपयोगी ज्ञान के प्रसार और धार्मिक व नैतिक सुधार के लिए काम कर सकें। हालांकि शब्द थोड़े गोलमोल थे, पर इसका मतलब साफ था कि मिशनरियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। और शिक्षा के लिए क्या प्रावधान था? यहीं पर सबसे ऐतिहासिक बात हुई। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारतीयों की शिक्षा में राज्य की भी कुछ जिम्मेदारी है। एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी हर साल कम से कम 1 लाख रुपए, हाँ उस जमाने में 1 लाख रुपए एक बड़ी रकम थी, सालाना 1 लाख रुपए की राशि साहित्य के पुनरुद्धार और सुधार, भारत के विद्वान निवासियों को प्रोत्साहन देने और ब्रिटिश भारत के निवासियों के बीच विज्ञान के ज्ञान का प्रसार करने के लिए अलग रखेगी। तो उद्देश्य क्या था इस पैसे का? साहित्य का पुनरुद्धार, विद्वानों को प्रोत्साहन और विज्ञान का प्रसार। हाँ, उद्देश्य तो यही लिखे गए थे, साहित्य का पुनरुद्धार और सुधार, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन और विज्ञान का ज्ञान फैलाना। लेकिन शब्दों में काफी अस्पष्टता थी। किस तरह का साहित्य, कौन से विद्वान, किस भाषा में विज्ञान, ये सब साफ नहीं था। और क्या ये पैसा तुरंत खर्च होना शुरू हो गया? यही तो पेंच था। इस 1 लाख रुपए को कैसे खर्च किया जाए, इस पर कंपनी के अधिकारियों में ही मतभेद हो गया। नतीजा ये हुआ कि करीब 10 साल तक, 1823 तक, ये पैसा ठीक से खर्च ही नहीं हो पाया। 10 साल? तो फिर क्या हुआ? 1823 में जाकर एक जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, GCPI बनाई गई कलकत्ता में। इस कमिटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो 1 लाख रुपए के अनुदान का इस्तेमाल करे। इस कमिटी ने पहले से चल रहे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया। लॉर्ड एमर्स्ट, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल में कलकत्ता में एक और संस्कृत कॉलेज खोला गया और आगरा और दिल्ली में भी कॉलेज स्थापित किए गए। तो ये कमेटी क्या कर रही थी? इनका मुख्य काम था संस्कृत और अरबी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन करवाना और कुछ यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाना। मतलब शुरुआत में इनका झुकाव प्राच्य विद्या की तरफ ज्यादा था। लेकिन मध्य 19वीं सदी आते आते अंग्रेजों का उद्देश्य ज्यादा साफ होने लगा था, है ना? मतलब वो अंग्रेजी शिक्षा को क्यों बढ़ावा देना चाहते थे? हाँ, बिल्कुल। उनके उद्देश्य कई स्तरों पर थे। पहला तो था राजनीतिक और प्रशासनिक। मतलब? देखिए, इतने बड़े देश पर राज करने के लिए उन्हें एक बड़ी फौज चाहिए थी, बाबुओं की, क्लर्कों की। साथ ही अदालतों के लिए वकील, अस्पतालों के लिए डॉक्टर, स्कूलों के लिए शिक्षक। ब्रिटेन से इतने सारे लोग लाना बहुत महंगा पड़ता, तो उन्होंने सोचा कि अगर भारतीयों को ही अंग्रेजी पढ़ाकर इन कामों के लिए तैयार कर लिया जाए तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा, वफादार भी रहेंगे और सस्ते भी। अच्छा, और आर्थिक उद्देश्य? आर्थिक उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण था। वो चाहते थे कि भारतीय लोग ब्रिटिश माल के उपभोक्ता बने। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी रहन-सहन अपनाने से लोगों में ब्रिटिश सामानों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, ऐसा उनका मानना था। साथ ही व्यापार चलाने के लिए उन्हें स्थानीय एजेंटों की भी जरूरत थी जो अंग्रेजी जानते हों। और तीसरा, सांस्कृतिक या वैचारिक उद्देश्य? हाँ, ये शायद सबसे गहरा उद्देश्य था। बहुत से अंग्रेज, खासकर मैकॉले जैसे लोग, ये मानते थे कि ब्रिटिश संस्कृति और सभ्यता दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाकर और पश्चिमी ज्ञान देकर वो उन्हें सभ्य बना रहे हैं और साथ ही ब्रिटिश शासन के प्रति मानसिक रूप से वफादार भी बना रहे हैं।
ट्रेवेलियन और एल्फिंस्टन जैसे प्रशासकों का भी मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में ब्रिटिश राज के प्रति समर्थन बढ़ेगा और शासन स्थायी होगा। मतलब शिक्षा के पीछे ये सारे छुपे हुए एजेंडा थे। बिल्कुल, ये सिर्फ ज्ञान का प्रसार नहीं था, ये साम्राज्यवाद को मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति थी। और इसी पृष्ठभूमि में शुरू हुआ वो प्रसिद्ध आंग्ल प्राच्य विवाद, सेक्शन 32.4। हाँ, एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी। ये क्यों शुरू हुआ? जैसा मैंने पहले कहा, 1813 के एक्ट में ये तो कह दिया गया कि 1 लाख रुपए खर्च होगा, लेकिन ये साफ नहीं किया कि किस तरह की शिक्षा पर और किस माध्यम से। यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। कंपनी के अधिकारियों और बुद्धिजीवियों में 2 खेमे बन गए। कौन कौन से खेमे थे ये? एक था आंग्लवादियों का खेमा। ये लोग मानते थे कि भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान यानी यूरोपीय विज्ञान, साहित्य और दर्शन पढ़ाना चाहिए और माध्यम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी होना चाहिए। इस खेमे में ज्यादातर मिशनरी, कंपनी के युवा अधिकारी और खुद लॉर्ड मैकाले जैसे लोग शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि राजा राम मोहन रॉय जैसे कुछ भारतीय सुधारक भी इसी खेमे में थे, हालांकि उनके कारण अलग थे। और दूसरा खेमा? दूसरा खेमा था प्राच्यवादियों का। ये लोग भी पश्चिमी ज्ञान के महत्व को समझते थे, लेकिन वो चाहते थे कि भारतीय भाषाओं, खासकर संस्कृत और अरबी, को भी प्रोत्साहन दिया जाए। उनका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान को भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाना चाहिए या कम से कम पारंपरिक ज्ञान को भी साथ लेकर चलना चाहिए। क्या प्राच्यवादियों में भी कोई मतभेद थे? हाँ, प्राच्यवादियों में भी 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप जो खासकर बंगाल में सक्रिय था, वो चाहता था कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत और अरबी ही रहे। ये पुराने अधिकारी थे जो हेस्टिंग्स और मिंटो की नीतियों के समर्थक थे। दूसरा ग्रुप जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ज्यादा प्रभावी था, वो मानता था कि पश्चिमी ज्ञान को स्थानीय या देसी भाषाओं, वर्नैक्युलर्स के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। मुनरो और एल्फिंस्टन जैसे प्रशासक इस विचार के समर्थक थे। तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रही होगी। अलग-अलग प्रांतों में क्या हो रहा था इस दौरान? हाँ, बिल्कुल। 1823 से लेकर करीब 1853 तक अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग प्रयोग चलते रहे। बंगाल में प्राच्यवादी हावी रहे, बॉम्बे में मिला-जुला रुख रहा, थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी स्थानीय भाषाएं। मद्रास में भी स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी दोनों पर जोर दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत NWP में स्वदेशी शिक्षा को ही चलने दिया गया। पंजाब में भी मिला-जुला सिस्टम रहा। लेकिन धीरे-धीरे अंग्रेजी का पलड़ा भारी होने लगा, है ना? हाँ, ऐसे ही हुआ, कई कारणों से। एक तो खुद भारतीयों में, खासकर शहरी मध्य वर्ग में, अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी सीखने से सरकारी नौकरी और बेहतर मौके मिलेंगे। जैसे राजा राम मोहन रॉय का आपने जिक्र किया। बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय ने तो 1823 में गवर्नर जनरल को एक मेमोरियल भी दिया था, जिसमें उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए उसे अंधकार में रखने वाला बताया था और आधुनिक पश्चिमी विज्ञान और गणित की पढ़ाई की जोरदार वकालत की थी, वो भी अंग्रेजी माध्यम से। इसी तरह एल्फिंस्टन ने भी 1832 में कहा कि साम्राज्य की स्थिरता के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है। और इंग्लैंड में भी माहौल बदल रहा था। इंग्लैंड में भी जेम्स मिल जैसे उपयोगितावादी विचारकों का प्रभाव बढ़ रहा था, जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पिछड़ा हुआ मानते थे। 1824 में कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक डिस्पैच भेजा जिसमें साफ तौर पर पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में झुकाव था। फिर 1829 में सरकार ने ये घोषणा भी कर दी कि धीरे धीरे अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया जाएगा। इन सब चीजों ने मिलकर आंग्लवादियों का पक्ष मजबूत कर दिया। और फिर एंट्री होती है लॉर्ड मैकाले की, सेक्शन 32.5 मैकॉले मिनट। ये तो बहुत ही निर्णायक मोड़ था। हाँ, बिल्कुल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में गवर्नर जनरल बनकर आए और वो खुद अंग्रेजी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। फिर 1834 में लॉर्ड मैकाले, थॉमस बेबिंटन मकॉले भारत आए, गवर्नर जनरल की काउंसिल के लॉ मेंबर बनकर। मैकाले भी अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी सभ्यता के जबरदस्त पैरोकार थे, तो बेंटिंग और मैकाले की सोच एकदम मिलती थी। मैकाले का असल उद्देश्य क्या था? मतलब वो क्यों इतनी शिद्दत से अंग्रेजी शिक्षा लागू करवाना चाहते थे? मैकाले का उद्देश्य सिर्फ क्लर्क पैदा करना नहीं था, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। वो थी सांस्कृतिक विजय, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। वो भारतीयों का मानसिक रूपांतरण करना चाहते थे। वो एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना चाहते थे जो उनके अपने कुख्यात शब्दों में रक्त और रंग में तो भारतीय हो, पर स्वाद में, विचारों में, नैतिकता में और बुद्धि में अंग्रेज हो। मैं फिर से दोहराता हूं ये लाइन, रक्त और रंग में भारतीय, पर स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज। मतलब एक तरह से मानसिक गुलाम बनाना, आप कह सकते हैं। उनका मानना था कि ऐसे लोग ब्रिटिश शासन के सबसे पक्के समर्थक होंगे, ब्रिटिश सामानों के खरीदार होंगे और ब्रिटिश संस्कृति के वाहक बनेंगे।
इससे ब्रिटिश व्यापारिक हितों को फायदा होगा और भारत पर उनका कब्जा हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या दलीलें दी? मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पेश किया। इसमें उन्होंने पूरी ताकत से अंग्रेजी माध्यम की वकालत की और प्राच्य भाषाओं और साहित्य की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत और अरबी का साहित्य पिछड़ा हुआ, अवैज्ञानिक और निरर्थक है। हाँ, वो उनकी मशहूर लाइन है ना कि एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की अकेली शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, यही कहा उन्होंने। A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. सोचिए कितना घमंड और अज्ञान भरा था इस बयान में। उन्होंने संस्कृत को ऐसी भाषा बताया जिसमें न मेडिकल जानकारी सही है, न खगोल विज्ञान। विलियम एडम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का सर्वे था। मैकाले ने उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। तो बेंटिंग ने क्या किया? बेंटिंग तो पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने फौरन मैकाले की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें साफ निर्देश दिए गए कि भविष्य में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना होगा और इसके लिए सारा सरकारी फंड सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। जो प्राच्य संस्थान चल रहे थे उन्हें बंद तो नहीं किया गया, लेकिन उनका बजट काट दिया गया और भविष्य में संस्कृत अरबी ग्रंथों के प्रकाशन पर भी रोक लगा दी गई। इसके नतीजे तो बहुत दूरगामी हुए होंगे। बहुत ज्यादा। 1837 में फारसी की जगह अंग्रेजी को अदालतों और सरकार की भाषा बना दिया गया। इससे अंग्रेजी का महत्व और बढ़ गया। हालांकि प्राच्यवादी एकदम चुप नहीं हुए, थोड़ा विवाद चलता रहा। फिर ऑकलैंड ने क्या किया? लॉर्ड ऑकलैंड, जो बेंटिंग के बाद आए, उन्होंने 1839 में एक और मिनट जारी की। उन्होंने एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा पर तो पैसा खर्च होता रहेगा, लेकिन प्राच्य संस्थानों के लिए भी थोड़ा अतिरिक्त फंड दे दिया जाएगा ताकि वो अपना काम चलाते रहें। इससे ये विवाद काफी हद तक शांत हो गया। और 1844 में हार्डिंग की घोषणा। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में, खासकर ऊंचे पदों पर, नियुक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। इसने तो जैसे आग में घी का काम किया। अब हर कोई जो सरकारी नौकरी चाहता था उसके लिए अंग्रेजी पढ़ना लगभग मजबूरी बन गया। तो मैकाले की नीति का असर दिखने लगा था। नए संस्थान खुलने लगे थे। हाँ, तेजी से। बंगाल में 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खुल गया, 1836 में हुगली कॉलेज, बॉम्बे में 1834 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन बना और 1845 में ग्रांट मेडिकल कॉलेज। मद्रास में भी 1837 में सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोले। और हाँ, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, 1847 में स्थापित हुआ। मैं दोहराता हूं ये नाम और साल। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835, हुगली कॉलेज 1836, एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन बॉम्बे 1834, ग्रांट मेडिकल कॉलेज बॉम्बे 1845 और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847। इसी दौर में वो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी आई। सेक्शन 32.6, ये क्या था? हाँ, ये मैकाले की सोच का ही एक हिस्सा था। इसका सीधा सा मतलब था कि शिक्षा ऊपर से नीचे छन कर आएगी। सरकार सिर्फ समाज के ऊंचे और प्रभावशाली तबकों के थोड़े से लोगों को उच्च शिक्षा देगी, वो भी अंग्रेजी माध्यम से। फिर ये पढ़े लिखे लोग अपने आप धीरे धीरे ज्ञान को आम जनता तक निचली भाषाओं में पहुंचा देंगे, जैसे पानी ऊपर से डालने पर छन छन कर नीचे तक पहुंचता है। सुनने में तो अजीब लगता है। इसके पीछे कारण क्या था? कारण साफ था, पैसा बचाना और जिम्मेदारी से बचना। सरकार आम जनता की शिक्षा पर, मतलब मास एजुकेशन पर, पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे या वो लगाना नहीं चाहते थे। तो ये थ्योरी एक बहाना बन गई कि हम तो ऊपर वालों को पढ़ा रहे हैं, नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगी। कौन कौन थे इसके समर्थक? मिशनरीज भी इसके समर्थक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऊंचे तबके के लोग अगर ईसाई बन गए तो बाकी लोग भी बन जाएंगे। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी पैसे बचाने के लिए इसके हक में थे, और मैकाले और ऑकलैंड जैसे लोग तो थे ही। और क्या ये थ्योरी कामयाब हुई? बिल्कुल नहीं, ये बुरी तरह फेल हुई। हुआ ये कि जिन ऊंचे तबके के लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा पाई, उन्हें अच्छी सरकारी नौकरियां मिल गईं। उन्होंने आम जनता को पढ़ाने लिखाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई, बल्कि इस नीति ने पढ़े लिखे शहरी बाबुओं और आम देहाती जनता के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी। भाषा की, संस्कृति की, सोच की खाई। ये सिद्धांत न सिर्फ अव्यावहारिक था, बल्कि इसने भारतीय समाज को और बांट दिया। तो इस विफल थ्योरी के बाद क्या हुआ?
अगला बड़ा कदम क्या था? अगला बड़ा और शायद सबसे व्यवस्थित कदम था 1854 का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 32.7 इसे सर चार्ल्स वुड ने तैयार किया था, जो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं ना? क्यों? हाँ, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, क्योंकि ये पहला इतना व्यापक और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें ब्रिटिश भारत में शिक्षा की पूरी रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की गई थी। इसने आने वाले कई दशकों तक शिक्षा नीति को प्रभावित किया। इसके उद्देश्य क्या बताए गए थे? उद्देश्य तो वही थे जो पहले भी थे, बस उन्हें और साफ शब्दों में कहा गया। पहला, कंपनी के प्रशासन के लिए भरोसेमंद और सक्षम कर्मचारी तैयार करना। दूसरा, भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति से अवगत कराना ताकि वो ब्रिटिश सामानों के अच्छे उपभोक्ता बने और ब्रिटिश शासन को नैतिक समर्थन दें। तीसरा, इंग्लैंड के उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल सुनिश्चित करना और ब्रिटिश माल के लिए एक बड़ा बाजार तैयार करना। मतलब फिर से शिक्षा के पीछे आर्थिक और राजनैतिक हित ही मुख्य थे। काफी हद तक, हाँ। हालांकि दस्तावेज में ऊंचे नैतिक और बौद्धिक उद्देश्यों की बातें भी की गई थीं। वुड्स डिस्पैच ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा का लक्ष्य पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करना है। इसने भी पूर्वी ज्ञान यानी भारतीय साहित्य और दर्शन की आलोचना की, हालांकि मकाले जितनी कठोर भाषा में नहीं। और शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या कहा गया? माध्यम को लेकर इसने एक तरह से बीच का रास्ता सुझाया। कहा गया कि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए तो माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा, लेकिन माध्यमिक सेकेंडरी स्तर पर अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। और इसने भारतीय भाषाओं वर्नैक्युलर्स के विकास को प्रोत्साहन देने की बात भी कही, लेकिन असलियत में जोर अंग्रेजी पर ही बना रहा, क्योंकि वही प्रतिष्ठा और नौकरी की भाषा थी। और वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का क्या हुआ? वुड्स डिस्पैच ने उस थ्योरी को साफ तौर पर खारिज कर दिया। इसने कहा कि आम जनता की शिक्षा, मास एजुकेशन, सरकार की जिम्मेदारी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसने महिला शिक्षा, फीमेल एजुकेशन को भी सरकारी समर्थन देने की बात कही, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इसने क्या-क्या ठोस सुझाव दिए? इसने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एक श्रेणीबद्ध शिक्षा प्रणाली, ग्रेडेड सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। नीचे प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी। 2, निजी स्कूलों और कॉलेजों को सरकारी मदद देने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट्स एंड एड प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की। तीसरा, हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, स्थापित करने को कहा, जिसका मुखिया डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI होगा। 4, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज स्थापित करने का सुझाव दिया। 5, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की जरूरत पर भी जोर दिया। तो ये तो काफी व्यापक योजना लगती है। क्या ये सब लागू हुआ? हाँ, काफी हद तक लागू हुआ। इसी डिस्पैच के आधार पर 1857 में, ध्यान दीजिएगा, जिस साल क्रांति हुई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, शिक्षा विभाग बने, अनुदान सहायता प्रणाली शुरू हुई। इसका असर क्या हुआ? असर मिला जुला रहा। एक तरफ तो पश्चिमी शिक्षा का ढांचा तेजी से फैला, अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ भारत की अपनी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का और तेजी से पतन हुआ। सरकारी मदद और मान्यता न मिलने से वो हाशिए पर चली गई। और इसी दौर में अनुदान सहायता प्रणाली का फायदा उठाकर बहुत से भारतीय निजी तौर पर स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए आगे आए। ये एक नई शुरुआत थी। तो वुड्स डिस्पैच के बाद अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था हंटर आयोग 1882 में, सेक्शन 32.8। ये क्यों बनाया गया? हंटर कमीशन, जिसके अध्यक्ष W हंटर थे, इसे 1882 में लॉर्ड रिपन ने नियुक्त किया था। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, ये देखना कि 1854 के वुड्स डिस्पैच की सिफारिशें कहाँ तक लागू हुई हैं और उनका क्या असर रहा है। दूसरा, मिशनरियों की तरफ से फिर से शिकायतें आ रही थीं कि शिक्षा व्यवस्था में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल रहा है। इस कमीशन का मुख्य फोकस प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर था, विश्वविद्यालयों पर नहीं। तो इसने क्या सिफारिशें दी? हंटर कमीशन ने कई सिफारिशें की। पहला, इसने प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया और कहा कि ये राज्य की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण और प्रबंधन स्थानीय निकायों, लाइन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सौंप देना चाहिए और फंड भी उन्हें ही देना चाहिए। दूसरा,
माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर इसने 2 तरह के कोर्स सुझाए। एक एकेडमिक कोर्स जो यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए तैयार करें, और दूसरा व्यवहारिक वोकेशनल प्रैक्टिकल कोर्स जो छात्रों को व्यापार या अन्य व्यवसायों के लिए तैयार करें। तीसरा, इसने ये भी सिफारिश की कि सरकार को धीरे धीरे माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा के सीधे प्रबंधन से हट जाना चाहिए और निजी उद्यम प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ अनुदान, ग्रांट्स इन एड और निरीक्षण करना होना चाहिए। चौथा, महिला शिक्षा के प्रसार के लिए भी इसने विशेष उपाय सुझाए। और शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या कहा? माध्यम के सवाल पर हंटर कमीशन ने व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी का ही पक्ष लिया। हालांकि इसने कहा कि प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा होनी चाहिए, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए इसने अंग्रेजी को ही तरजीह दी और भारतीय भाषाओं की उतनी मजबूती से वकालत नहीं की। ये एक तरह से वुड्स डिस्पैच से पीछे हटना था। तो हंटर कमीशन की सिफारिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, क्योंकि सरकार ने नए स्कूल कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी काफी हद तक निजी हाथों में छोड़ दी और अनुदान देना शुरू कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि अगले 20 सालों में माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। मैं फिर से दोहराता हूं, संख्या लगभग दोगुनी हो गई। इसी दौरान 2 नए विश्वविद्यालय भी खुले, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था। दूसरा पहलू ये था कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात तो कही गई, लेकिन असलियत में उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा पर, और सरकारी मदद ज्यादातर निजी अंग्रेजी स्कूलों को मिली, जिससे स्वदेशी स्कूल और कमजोर हो गए। गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में आते हैं लॉर्ड कर्जन और उनका विश्वविद्यालय आयोग, सेक्शन 32.9। कर्जन का एजेंडा क्या था? लॉर्ड कर्जन, जो 1899 में वायसराय बनकर आए, वो एक पक्के साम्राज्यवादी थे। उनका मानना था कि भारत में शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा, राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है। विश्वविद्यालय फैक्ट्री बन गए हैं जो राजद्रोही पैदा कर रहे हैं। इसलिए वो शिक्षा पर, खासकर विश्वविद्यालयों पर, सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। उनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से ज्यादा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था, ताकि सरकार के प्रति वफादारी पैदा की जा सके और राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोका जा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1902 में एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष थॉमस रॉली थे। इसमें सिर्फ एक भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी। बाद में जस्टिस गुरुदास बनर्जी को भी शामिल किया गया, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट से असहमति जताई। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास करवाया। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट ने विश्वविद्यालयों की सेनेट और सिंडिकेट का पुनर्गठन किया। सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और उनमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों को संबद्धता देने और निरीक्षण करने के नियम बहुत कड़े कर दिए गए। सरकार को सेनेट द्वारा पास किए गए नियमों को वीटो करने या बदलने का अधिकार मिल गया। संक्षेप में, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता लगभग खत्म कर दी गई और सरकारी शिकंजा कस दिया गया। हालांकि एक्ट में विश्वविद्यालयों के कार्यों को विस्तार देने, शोध और शिक्षण पर जोर देने जैसी कुछ अच्छी बातें भी थी। इसका विरोध तो हुआ होगा? जबरदस्त विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इससे शिक्षा का गला घोटने और विश्वविद्यालयों को सरकारी विभाग बनाने का प्रयास माना। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निजी भारतीय प्रयासों को हतोत्साहित करने और उच्च शिक्षा को महंगा और सीमित करने की साजिश है। बाद में सैडलर कमीशन ने भी टिप्पणी की थी कि इस एक्ट ने भारतीय विश्वविद्यालयों को दुनिया के सबसे ज्यादा सरकारी नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय बना दिया था। कर्जन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या किया? हाँ, ये दिलचस्प है। जहां कर्जन उच्च शिक्षा पर नियंत्रण बढ़ा रहे थे, वहीं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार की जरूरत को महसूस किया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए ज्यादा सरकारी अनुदान दिया और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया। माध्यमिक स्कूलों के लिए भी उन्होंने मान्यता और अनुदान के नियम कड़े किए ताकि गुणवत्ता सुधरे। लेकिन यहां भी नियंत्रण बढ़ाने का इरादा साफ था। क्या इस दौरान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की भी बात हुई? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था जो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। उन्होंने 1910 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा और फिर 1911 में एक बिल पेश किया, जिसमें धीरे धीरे पूरे देश में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा लागू करने की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने फंड की कमी और अन्य बहाने बनाकर इसे 1913 में खारिज कर दिया। ये एक बड़ा झटका था। लेकिन नए विश्वविद्यालय तो खुलते रहे। हाँ,
सरकार के नियंत्रण बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद उच्च शिक्षा की मांग बढ़ती रही और कुछ नए विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनी, मैसूर यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी 1917 और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद 1918 में स्थापित हुई। मैं दोहराता हूं, BHU 1916, मैसूर 1917, पटना 1917, उस्मानिया 1918। कर्जन के बाद अगला बड़ा कमीशन था सैडलर आयोग 1917 में, सेक्शन 32.10। हाँ, सैडलर कमीशन, जिसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। इसे 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने और सुझाव देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें पूरे देश की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुईं। इसके अध्यक्ष लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माइकल सैडलर थे। इसमें 2 महत्वपूर्ण भारतीय सदस्य भी थे, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस कमीशन ने क्या मुख्य सिफारिशें दी? सैडलर कमीशन की सिफारिशें काफी प्रगतिशील मानी जाती हैं। 1. इसने माना कि यूनिवर्सिटी शिक्षा में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक स्कूली शिक्षा में सुधार ना हो, इसलिए इसने स्कूली शिक्षा को 12 साल का करने का सुझाव दिया। 2. सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि यूनिवर्सिटी और स्कूलों के बीच की कड़ी यानी इंटरमीडिएट लेवल 11th और 12th क्लास को यूनिवर्सिटी से अलग करके स्कूलों से जोड़ दिया जाए। इसके लिए अलग इंटरमीडिएट कॉलेज बनाने का सुझाव दिया गया और इन कॉलेजों के प्रशासन के लिए एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बनाने की सिफारिश की। 3. इसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कम करने, चयन समितियों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति करने, छात्र कल्याण स्टूडेंट वेलफेयर पर ध्यान देने और अकादमिक स्वतंत्रता बढ़ाने की बात कही। 4. ऑनर्स कोर्स शुरू करने का भी सुझाव दिया गया। इन सिफारिशों का क्या नतीजा निकला? इन सिफारिशों को काफी हद तक माना गया और कई प्रांतों में लागू किया गया। इंटरमीडिएट कॉलेज बने, बोर्ड बने और सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि कई नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए, क्योंकि अब इंटरमीडिएट शिक्षा अलग हो जाने से विश्वविद्यालयों पर बोझ कम हो गया था। 1920 से 1927 के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी जैसे कई नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। एक बार फिर नाम सुन लीजिए, अलीगढ़, लखनऊ, ढाका, दिल्ली, नागपुर। इसके बाद 1919 के एक्ट से द्वैध शासन डायरकी आया, सेक्शन 32.11। शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ा? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1921 से प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। इसमें कुछ विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। ये एक बड़ा बदलाव था। तो क्या भारतीय मंत्रियों ने शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया? हाँ, उन्होंने कोशिशें तो बहुत की। कई प्रांतों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कानून पास किए गए, स्कूलों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हुआ, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी फंड्स की कमी। वित्त विभाग अभी भी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के पास था, जो शिक्षा जैसे ट्रांसफर्ड विषयों के लिए ज्यादा पैसा देने में आनाकानी करते थे। ऊपर से 1920 के दशक के अंत में आई आर्थिक मंदी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। तो मतलब इरादे नेक थे पर संसाधन नहीं थे। बिल्कुल। इसी दौर में 1901 से 1921 के बीच शिक्षा को लेकर एक तरह का असंतोष दोनों तरफ था। अंग्रेज अधिकारी शिकायत कर रहे थे कि विस्तार के चक्कर में शिक्षा की गुणवत्ता गिर गई है, वहीं भारतीय राष्ट्रवादी कह रहे थे कि शिक्षा का प्रसार अभी भी बहुत धीमा है और जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में हारटॉग समिति आई, सेक्शन 32.12। हाँ, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसने भारतीय शिक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सहायक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष सर फिलिप हारटॉग थे। इसे हारटॉग समिति कहते हैं। इस समिति ने क्या पाया और क्या सुझाव दिए? हारटॉग समिति ने अपनी 1929 की रिपोर्ट में माना कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है, स्कूलों और छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये विस्तार बहुत जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे हुआ है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बहुत गिर गई है। खासकर प्राथमिक शिक्षा में बहुत बर्बादी और ठहराव है, मतलब बच्चे या तो स्कूल छोड़ देते हैं या एक ही क्लास में कई साल पड़े रहते हैं। तो उपाय क्या सुझाया? समिति ने सिफारिश की कि अब शिक्षा के अंधाधुंध प्रसार की बजाय उसके समेकन और गुणवत्ता सुधार पर जोर देना चाहिए। मतलब नए स्कूल खोलने की बजाय मौजूदा स्कूलों को बेहतर बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षा की बजाय माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की बात भी कही गई। इसका असर तो नकारात्मक हुआ होगा। हाँ,
आलोचकों का मानना है कि हार्टोग समिति की सिफारिशों ने खासकर प्राथमिक और ग्रामीण शिक्षा के प्रसार को धीमा कर दिया। सरकार को एक बहाना मिल गया विस्तार की जिम्मेदारी से पीछे हटने का। लेकिन क्या इस दौर में भारतीय अपने स्तर पर कुछ नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। ये वो दौर था जब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में कई महत्वपूर्ण भारतीय शैक्षिक प्रयोग भी हो रहे थे। जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती 1921 की स्थापना की, जो पारंपरिक भारतीय और पश्चिमी शिक्षा का संगम था। डी.के. कर्वे ने पूना में महिलाओं के लिए SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 शुरू किया। काशी विद्यापीठ 1921 और गुजरात विद्यापीठ 1920 जैसे राष्ट्रवादी संस्थान खुले। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 की स्थापना हुई, जो असहयोग आंदोलन की देन थी। ये सब स्वदेशी और वैकल्पिक शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रयास थे। मैं नाम दोहराता हूं: विश्व भारती, SNDT, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया। फिर आया 1935 का एक्ट और प्रांतीय स्वायत्ता, सेक्शन 32.13। 1937 से 1947 तक क्या हुआ? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए और ज्यादातर प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। अब भारतीय मंत्रियों के पास पहले से ज्यादा अधिकार और संसाधन थे, तो उन्होंने शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। और इसी समय गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का विचार आया। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। 1937 में महात्मा गांधी ने हरिजन अखबार में शिक्षा पर लेखों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन की योजना पेश की। इसे वर्धा योजना भी कहते हैं। क्या थी ये योजना? गांधी जी का मूल विचार था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, यानी करके सीखना। उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए 7 साल का मुफ्त और अनिवार्य कोर्स हो। और सबसे खास बात, शिक्षा किसी न किसी उत्पादक हस्तशिल्प, प्रोडक्टिव क्राफ्ट जैसे कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम या खेती पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे जो बनाएं उसे बेचकर स्कूल का खर्चा निकालने में मदद मिले। इसका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना था। इसे लागू करने के लिए क्या किया गया? इस योजना पर विचार करने के लिए वर्धा में एक सम्मेलन हुआ और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने पूरी विस्तृत योजना तैयार की। कांग्रेस शासित प्रांतों ने इसे लागू करने की कोशिश भी शुरू की। लेकिन ये योजना ज्यादा चल क्यों नहीं पाई? इसके कई कारण थे। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की कि ये बच्चों पर बोझ डालेगी या ये सिर्फ पिछड़े गांवों के लिए ठीक है। फंड्स की कमी तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण बना दूसरा विश्व युद्ध। 1939 में युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया और ये प्रयोग ठप पड़ गया। और फिर आजादी से ठीक पहले सार्जेंट योजना आई। हाँ, 1944 में सर जॉन सार्जेंट, जो भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे, उन्होंने युद्ध के बाद भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक योजना पेश की, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट या सार्जेंट योजना कहते हैं। इसमें अगले 40 सालों में भारत में शिक्षा का स्तर इंग्लैंड के समकालीन स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, उच्च शिक्षा का विस्तार, तकनीकी, व्यावसायिक और वयस्क शिक्षा आदि के लिए बड़े महत्वाकांक्षी प्रस्ताव थे। लेकिन योजना इतनी खर्चीली और लंबी अवधि की थी कि इसे कभी पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। तो ये तो थी शिक्षा के क्षेत्र में औपनिवेशिक हस्तक्षेप की कहानी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इसका असर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, समाज के दूसरे पहलुओं पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सेक्शन 32.14 समाज पर प्रभाव। बिल्कुल। औपनिवेशिक नीतियां, चाहे वो शिक्षा की हों या राजस्व की या जंगल या व्यापार की, उन्होंने भारतीय समाज के ताने बाने को बहुत गहराई से बदला। जैसे जंगलों पर क्या असर हुआ? अंग्रेजों की वाणिज्यिक जरूरतों जैसे रेलवे स्लीपर, जहाज निर्माण के लिए लकड़ी, सैन्य जरूरतों और कृषि विस्तार की नीतियों के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई। इससे न सिर्फ पर्यावरण और जलवायु पर असर पड़ा, बल्कि जंगलों पर निर्भर रहने वाले आदिवासी समुदायों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उन्हें विस्थापित होना पड़ा, उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए और उन्हें मजबूरन मजदूरी करनी पड़ी। और जनजातीय अर्थव्यवस्था पर? आदिवासियों को उनकी पारंपरिक झूम खेती या स्थानांतरित कृषि छोड़कर स्थायी कृषि अपनाने के लिए मजबूर किया गया, ताकि उनसे लगान वसूला जा सके। इससे उनकी पूरी जीवन शैली बदल गई। जमीन पर निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया, साहूकारों और व्यापारियों का प्रवेश हुआ और वो अक्सर कर्ज के जाल में फंस गए। खानाबदोश और चरवाहा समुदायों का क्या हुआ? जंगलों और चरागाहों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने से
और आवाजाही पर रोक लगने से खानाबदोश, नोमैडिक और देहाती पैस्टोरल समुदायों का जीवन भी बहुत मुश्किल हो गया। उन्हें भी एक जगह बसने और खेती या मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा। उनके जानवरों के लिए चरागाह कम हो गए। कृषि समाज में क्या बदलाव आए? स्थायी कृषि का विस्तार हुआ, खासकर नकदी फसलों जैसे कपास, नील, गन्ना, अफीम आदि का, क्योंकि अंग्रेजों को अपने उद्योगों के लिए इनकी जरूरत थी। इससे खेती में श्रम की मांग बढ़ी। जमीन की खरीद फरोख्त शुरू होने से किसानों के बीच भूमि स्वामित्व के आधार पर भेद बढ़ गया। बड़े किसान, छोटे किसान, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर। गांव के पुराने ढांचे का क्या हुआ? गांव का जो पारंपरिक समुदाय था वो कमजोर पड़ गया। पुराने जमींदारों या खुदकाशगत किसानों की शक्ति कम हुई। हालांकि कुछ जगहों पर नए जमींदार उभरे। 1843 में दास्ता का औपचारिक अंत हुआ, लेकिन जो पूर्व दास थे वो अक्सर गरीब किसान या भूमिहीन मजदूर बन गए। गांव की सेवा करने वाले समुदाय जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई का जजमानी सिस्टम भी टूटने लगा, क्योंकि अब नकद भुगतान होने लगा था। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ गई। भूमि अधिकारों में क्या बदलाव आए? ये बहुत बड़ा बदलाव था। अंग्रेजों ने भूमि को एक खरीदी बेची जा सकने वाली वस्तु, मार्केटेबल कमोडिटी बना दिया। लगान ना चुका पाने पर जमीन नीलाम होने लगी। इससे कई पुराने जमींदार बाहर हो गए और उनकी जगह नए लोग, अक्सर शहरों के व्यापारी या साहूकार जमींदार बन गए। मिरासी जैसे पारंपरिक सामुदायिक अधिकार भी बदल दिए गए। गांव में साहूकारों का दबदबा बहुत बढ़ गया। एक तरह से किरायाजीवी जमींदारी, रेंटियर लैंडलॉर्डिज्म और सूदखोरी का गठजोड़ बन गया, जो किसानों का शोषण करता था। और रोजगार के दूसरे मौकों का क्या हुआ? और पारंपरिक रूप से जो लोग रजवाड़ों या स्थानीय सरदारों की सेनाओं में सेवा करते थे, उनके लिए अवसर कम हो गए, क्योंकि ब्रिटिश सेना का विस्तार हुआ और उसमें भर्ती के नियम अलग थे। व्यापारी वर्ग पर क्या असर पड़ा? जो व्यापारी वर्ग अंग्रेजों के साथ व्यापार में जुड़ा, उसे कुछ हद तक कानूनी संरक्षण मिला। कुछ ने जमीनें भी खरीदी, लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय उद्योगों और व्यापार को नुकसान पहुंचाया, जिससे भारतीय पूंजी का विकास बाधित हुआ। और सबसे आखिर में सामाजिक संरचना, खासकर जाति व्यवस्था पर क्या असर पड़ा? ये बहुत पेचीदा मामला है। अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक और कानूनी कामकाज की सहूलियत के लिए हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अक्सर शास्त्रों की, खासकर ब्राह्मणवादी व्याख्याओं को ज्यादा महत्व दिया। फिर उन्होंने जनगणना शुरू की और उसमें लोगों से उनकी जाति पूछकर उसे दर्ज किया। इससे जाति की पहचान पहले से ज्यादा स्थिर और कठोर हो गई। समाज की जो जटिल और लचीली वास्तविकता थी, उसे अंग्रेजों ने अपनी समझ के हिसाब से सरल और वर्गीकृत करने की कोशिश की। और इस प्रक्रिया में उन्होंने अक्सर समाज की एक खास ऊंची जाति वाली ब्राह्मणवादी व्याख्या को ही प्रशासनिक और कानूनी मान्यता दे दी। मतलब उन्होंने जाति को एक तरह से फिक्स कर दिया। हाँ, आप कह सकते हैं कि जनगणना और कानूनों के जरिए उन्होंने जाति को एक प्रशासनिक श्रेणी बना दिया, जिससे उसकी सामाजिक पकड़ शायद और मजबूत हो गई। ये अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर, पर इसका असर बहुत गहरा हुआ। बाप रे! तो मतलब औपनिवेशिक हस्तक्षेप का जाल कितना फैला हुआ था। शिक्षा से लेकर जंगल, जमीन, जाति तक सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई थीं। शिक्षा नीति अलग से काम नहीं कर रही थी, वो बाकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों का ही एक हिस्सा थी, और उन सब का मिलाजुला असर भारतीय समाज पर पड़ रहा था। तो चलिए अब इस लंबी और विस्तृत चर्चा की कुछ मुख्य बातें, की टेकअवेज, संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, औपनिवेशिक शिक्षा का बुनियादी लक्ष्य ब्रिटिश राज को वैचारिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत करना था, न कि भारतीयों का वास्तविक कल्याण या ज्ञानोदय। दूसरा, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान को थोपने के चक्कर में भारतीय भाषाओं, साहित्य और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को भारी नुकसान हुआ, वो हाशिए पर चली गई। तीसरा, आम जनता की शिक्षा यानी मास एजुकेशन की जानबूझकर या संसाधनों की कमी के बहाने भारी उपेक्षा की गई। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसी उपेक्षा का प्रतीक थी और पूरी तरह विफल रही। चौथा, 1854 के वुड्स डिस्पैच ने एक व्यवस्थित ढांचा तो दिया, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजी का दबदबा बना रहा और शिक्षा का पश्चिमीकरण तेज हुआ। पांचवा, हंटर, कर्जन, सैडलर, हार्टॉग जैसे विभिन्न आयोगों और समितियों की रिपोर्टें आती रहीं, लेकिन नीतियां अक्सर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने, राष्ट्रवाद को दबाने और ब्रिटिश हितों को साधने पर ही केंद्रित रहीं। छठा, शिक्षा के प्रसार में, खासकर 20वीं सदी में, भारतीय निजी और राष्ट्रवादी प्रयासों
जैसे राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, D.K. कर्वे, मालवीय जी, गांधी जी, टैगोर आदि, और विभिन्न समाजों और संस्थाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7वां, बुनियादी शिक्षा जैसे कुछ मौलिक भारतीय मॉडल सामने तो आए, लेकिन विभिन्न कारणों से वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। 8वां, औपनिवेशिक हस्तक्षेप का प्रभाव सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने समाज के हर पहलू, जंगल, जनजाति, कृषि, गांव, भूमि अधिकार, यहाँ तक कि जाति संरचना को गहराई से और स्थायी रूप से बदल दिया। 9वां, भूमि एक बिकाऊ वस्तु बन गई, जिससे पारंपरिक सामाजिक आर्थिक संबंध पूरी तरह बदल गए और किसानों की हालत अक्सर और खराब हुई। और 10वां, अंग्रेजों ने भारतीय समाज और कानूनों की अपनी समझ, जो अक्सर संकीर्ण और ब्राह्मणवादी थी, कुछ संहिताबद्ध करके और जनगणना के माध्यम से लागू किया, जिससे सामाजिक पहचानें और कठोर हो गईं। बिल्कुल, ये मुख्य बिंदु हैं जो इस पूरी कहानी का सार प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा यूनिट 32 पर। ये जानना, जैसा हमने कहा, सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचें। ये कहानी हमें बताती है कि नीतियां कैसे बनती हैं, उनके पीछे क्या उद्देश्य छुपे हो सकते हैं और उनका कितना दूरगामी असर हो सकता है। हाँ, और ये समझ आपकी विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएगी, जो यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। और एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी ये आपको अपने समाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये लंबी और गहन चर्चा पसंद आई और आपको लगता है कि इससे आपकी समझ बढ़ी है, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें। आपके मन में जो भी विचार या सवाल हों, उन्हें नीचे कमेंट में लिखें। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों का गहराई से विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, तथ्यों और विश्लेषण के साथ। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच एक गहरी खाई खोदी गई थी। आपको क्या लगता है, क्या वो खाई आज भी हमारे समाज में अवसरों के बंटवारे को, हमारी सोच को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है? सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।